गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ नोवा स्कोशिया की पीएनपी के बारे में। नोवा स्कोशिया एक एटलांटिक प्रोविंस है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि हम डायरेक्टली इंडिया से कनाडा आना चाहते हैं, उनके पॉइंट्स नहीं बनते हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स जिनके पास एजुकेशन के ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होते हैं, एज के ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होते हैं, वो कनाडा में होते हैं लेकिन उनका जो डिज़ायर्ड स्कोर है वो नहीं बन पाता है। तो किस तरीके से वो अपना एक्स्ट्रा स्कोर जो है वो गेन कर सकते हैं पीएनपी के थ्रू, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और जो इंडिया से आना चाहते हैं उनके लिए ये पीएनपी जो है एक राउट होता है यहाँ पे कनाडा आने का, तो उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हर बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है, या आपके लिए या कोई आपका रिलेटिव या फ्रेंड जो कनाडा आना चाहता है उनके लिए। तो मैं टॉपिक पे आता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पीएनपी होता क्या है। पीएनपी की फुल फॉर्म है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। तो हर प्रोविंस में अपने अपने प्रोग्राम्स होते हैं, अपनी अपनी स्ट्रीम्स होती हैं। तो टोटल ऑल ओवर कनाडा में 80 तरह की पीएनपी है, 80 तरह की पीएनपी ऑल ओवर कनाडा में चल रही है। अब ये होती क्या है नॉमिनेशन, जब आप एक्सप्रेस एंट्री में फ़ाइल लगाते हो, जो फेडरल परमानेंट रेजिडेंसी होती है, जब आप उसमें फ़ाइल लगाते हो सकता है आपका स्कोर कम आ रहा हो। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट भी हैं या आप इंडिया से लगाते हैं तो इंडिया से जो है आप FSW में फ़ाइल लगा सकते हैं, फेडरल स्किल्ड वर्कर, जो इंडिया से फ़ाइल लगाते हैं डायरेक्टली कनाडा आने के लिए। तो हो सकता है उसमें कई बार हमें 777 बैंड चाहिए होते हैं, तो किसी का किसी मॉड्यूल में जो है हाफ बैंड कम रह जाता है, या 777 में से किसी में 6.5 रह गया, या जो हमें 8 चाहिए वो 7 रह गए या 7.5 रह गए। तो इस तरीके से जो है उनका स्कोर काफ़ी गिर जाता है। मान लीजिए 20-30 पॉइंट जो है उनका स्कोर वो गिर जाता है, तो वो काफ़ी टाइम वेट करते रह जाते हैं स्कोर को नीचे आने के लिए। तो अब इस केस में वो क्या कर सकते हैं, इस केस में प्रोविंसेस हैं वो अपनी नॉमिनेशन देती हैं। इसके 600 पॉइंट होते हैं, तो 600 पॉइंट एनफ होते हैं किसी के लिए भी। अगर एक्सप्रेस एंट्री में उनकी फ़ाइल चल रही है तो 20-30 पॉइंट वो लूज़ कर रहे होते हैं, या 40-50 पॉइंट वो पीछे चल रहे होते हैं। तो ये पीएनपी के 600 पॉइंट उनको क्या है बहुत अच्छा स्कोर दिलवा देते हैं, जिसमें उनकी फ़ाइल पिक हो जाती है और वो अपनी उसके बाद जो है फेडरल परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं। पीएनपी को आप एक तरह की प्रोविंस की, किसी स्टेट की नॉमिनेशन समझिए, या स्टेट की पीआर कह लीजिए आप, कि स्टेट अपनी तरफ से नॉमिनेट कर देती है किसी पर्सन को और उसको क्या है एक सर्टिफिकेशन मिल जाती है, नॉमिनेशन मिल जाती है, जिसके 600 पॉइंट होते हैं। तो इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। अब ये अलग अलग तरह की होती है। इस वीडियो में मैं नोवा स्कोशिया की 2 पीएनपीज़ की बात करूंगा, हालांकि नोवा स्कोशिया में भी काफ़ी हैं। अब नोवा स्कोशिया की पीएनपी में भी स्कोर आपको चाहिए होता है, एज का, एजुकेशन का, आपकी आइल्स का स्कोर। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो आपका है पीएनपी में भी स्कोर बनता है। तो आपको 100 में से 67 नंबर इसमें भी स्कोर करने होते हैं एलिजिबल होने के लिए। तो हर चीज़ के पॉइंट्स काउंट होते हैं, तो एटलीस्ट 67 आपको स्कोर करने होते हैं इसमें, तब जाके आप इस पीएनपी के लिए एलिजिबल होते हो। नोवा स्कोशिया की पीएनपी के लिए आप ये स्कोर चेक कर सकते हो ऑनलाइन, गूगल पे सर्च करके। अब इस पीएनपी में क्या होता है कि जब आपके पॉइंट्स बन गए, आपको लगता है कि आप पीएनपी के लिए एलिजिबल हो, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके पीएनपी की नॉमिनेशन फ़ाइल कर देते हो। तो उसके 3 महीने के अंदर क्या है आपको पीएनपी की नॉमिनेशन आ जाती है किसी भी स्टेट से। जिस स्टेट में आप रहते हैं उसमें आप पीएनपी फ़ाइल कर सकते हैं। तो आप पीएनपी फ़ाइल कर देते हैं, उसमें आपको नॉमिनेशन आ जाती है 3 महीने के अंदर। तो नॉमिनेशन के 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी फेडरल परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना होता है। फेडरल मतलब आपको नेशनल लेवल की, ऑल ओवर कनाडा की जो परमानेंट रेजिडेंसी है उसके लिए अप्लाई करना होता है। आप 6 महीने के अंदर अंदर उसको अप्लाई कर देते हैं। फिर उसके 1.5-2 साल बाद आपकी जो है टोटल जो जिसे आप नेशनल परमानेंट रेजिडेंसी है वो आती है। तो इसे बेस पीएनपी कहते हैं, लॉन्ग रूट है। लेकिन अगर किसी का स्कोर नहीं बन रहा हो और कोई उसके पास वे आउट ना हो तो वो पीएनपी क्या है लगा सकता है अपनी। अब इसमें क्या है, ये बेस पीएनपी है। एक एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी होती है जो इससे फास्ट है। उसमें क्या है आप डायरेक्ट फेडरल पूल में फ़ाइल लगाते हो। एक्सप्रेस एंट्री की किसी भी कैटेगरी में आपने फ़ाइल लगा दी, तो जब आप फाइल लगाते हो तो आपकी फ़ाइल की सारी इन्फॉर्मेशन हर प्रोविंस के पास भी जाती है। तो हर प्रोविंस आपकी फ़ाइल को चेक कर सकती है। तो अगर किसी प्रोविंस को लगे कि आप उनकी प्रोविंस के लिए बेनिफिशियल कैंडिडेट हो, तो प्रोविंस आपको उस पूल में से उठा के नॉमिनेशन भेज देती है। तो एक तरीके से आपको प्रोविंस के द्वारा 600 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, या कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, या कोई नर्सिंग फील्ड में है, उनकी जो प्रोफेशन है वो किसी प्रोविंस को सूट करता है, लेकिन अगर उनका आइल्स में स्कोर नहीं आ रहा है, तो उनका डिज़ायर्ड स्कोर नहीं बन रहा है, तो कोई भी प्रोविंस क्या है उनको ऑफ़र कर सकती है कि आप हमारी प्रोविंस में आइए, या आप उसी प्रोविंस में रहते हैं तो वो ऑफ़र कर सकती है कि हम आपको नॉमिनेशन देना चाहते हैं।
तो आप उनकी अलग से फ़ाइल बनाते हैं पीएनपी की, उनको डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, वो आपको नॉमिनेशन भेजेंगे तो एक तरह से आपको वो 600 पॉइंट दे देते हैं और आप वो नॉमिनेशन अपनी जो एक्सप्रेस एंट्री की जो आपने फेडरल की पहले अप्लाई की थी उसमें ऐड कर देते हैं। तो 600 पॉइंट एक्स्ट्रा करके आपका स्कोर अपडेट हो जाता है और फेडरल पूल में आपकी फ़ाइल जो है वो जल्दी पिक हो जाती है। तो वो पिक हो जाती है तो आपको उसके बाद परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। तो ये एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी है, इसमें टाइम कम लगता है। जो लास्ट में मैंने उसमें बताया कि जब आप नॉमिनेशन लेके बेस पीएनपी में फेडरल पीआर के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। इसमें आप सीधा क्या है नॉमिनेशन लेके एक्सप्रेस एंट्री में अपडेट करते हो तो एक्सप्रेस एंट्री में आपकी 6 महीने 7 महीने में पीआर आ जाती है। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ नोवा स्कोशिया की 2 पीएनपीज़ के बारे में। एक तो है स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम और दूसरी है ऑक्यूपेशन इन डिमांड स्ट्रीम। तो ये 2 पीएनपीज़ जो नोवा स्कोशिया में काफ़ी पॉपुलर है, इनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। दोनों में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक लास्ट वाले स्टेप में डिफरेंस है, वो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। बाकी सारी कंडीशंस दोनों पीएनपी में सेम है। सबसे पहली कंडीशन है कि आपके पास नोवा स्कोशिया में जो एम्प्लॉयर है उससे फुल टाइम परमानेंट जॉब ऑफर होना चाहिए। अब फुल टाइम का मतलब है 30 घंटे मिनिमम वो आपको हर हफ्ते उस जॉब पे वो ऑफ़र कर रहा है। परमानेंट होनी चाहिए, कोई एंड डेट नहीं होनी चाहिए जो आपको वो जॉब ऑफ़र डॉक्यूमेंट देगा। और नोवा स्कोशिया का ही एम्प्लॉयर होना चाहिए। कई एम्प्लॉयर्स का ये होता है कि वो उनकी कंपनी रजिस्टर नोवा स्कोशिया में होती है लेकिन वो ऑपरेट कहीं पे और कर रहे होते हैं। लेकिन इस केस में की रजिस्ट्रेशन भी नोवा स्कोशिया में होनी चाहिए और वो ऑपरेट भी नोवा स्कोशिया में कर रहा होना चाहिए जो आपका एम्प्लॉयर है। और कंडीशन एम्प्लॉयर के लिए ये है कि वो एटलीस्ट 2 सालों से नोवा स्कोशिया में ऑपरेट कर रहा होना चाहिए अपना बिजनेस, जिस भी बिजनेस से वो आपको आपकी जॉब ऑफर लेटर देता है। और इसमें कंडीशन आ जाती है कि आपकी इंटेंशन होनी चाहिए नोवा स्कोशिया में रहने की, ये नहीं कि आप पीएनपी अप्लाई करके किसी और प्रोविंस में मूव करके। इसमें अगली कंडीशन ये आ जाती है कि जो आपका एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर कर रहा है उसकी जो वेज है वो नोवा स्कोशिया एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सफिशिएंट होनी चाहिए। ये नहीं कि वो पोजीशन आपको बहुत हाई ऑफर कर रहा है मैनेजर सुपरवाइजर लेवल की और वो आपको वेज बहुत कम दे रहा है, वो मिनिमम वेज के करीब आपको वेज दे रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये आप वेज कैटेगरी जो है नोवा स्कोशिया की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। और इसमें कंडीशन ये है कि आपकी एज 21 से लेके 55 के बीच में होनी चाहिए। 21 ईयर्स टू 55 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। और आपकी एजुकेशन में अगर देखा जाए तो आपके पास एटलीस्ट हाई स्कूल डिप्लोमा हो। तो दोनों स्ट्रीम्स में जो भी जॉब आपको ऑफर हो रही हो पिछले 5 सालों में आपके पास एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस उसी जॉब पोजीशन पे होना चाहिए किसी भी कंट्री में, जिस भी कंट्री से आप आ रहे हैं। जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम की बात करूं, अगर आपकी जॉब लेवल 0A या B की है तो सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस आपका इंडिया का या पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से आप आ रहे हैं तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपका चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी जॉब जो है वो C या D कैटेगरी की है, 0A B में क्या आ जाती हैं, 0 में हो जाती है आपकी ऑफिसर लेवल की जॉब, A में आपकी मैनेजर लेवल की जॉब आ जाती हैं, B में आपकी ट्रेड लेवल की जॉब आ जाती है प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन, C और D में जो आपकी क्लीनर या सर्वेंट लेवल की जॉब्स आ जाती हैं वो आ जाती हैं। तो अगर आपका एक्सपीरियंस C या D लेवल की पोजीशन का है जो कि बहुत लो लेवल की पोजीशंस आ जाती हैं, तो आपके पास अगर वो वेरीफाइबल एक्सपीरियंस है किसी भी कंट्री का, जिस भी कंट्री से आप आ रहे हैं, तो आप इंडिया से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जिस भी एम्प्लॉयर से आप जॉब ऑफ़र ले रहे हैं उसके साथ आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें एक और जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है, C या D कैटेगरी की अगर आपकी जॉब है, अगर आप कनाडा में 6 महीने का एम्प्लॉयर के साथ एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो आपको आइल्स में क्या बैंड चाहिए होंगे, तो आपको लिसनिंग में 4.5, राइटिंग और स्पीकिंग में 4 और रीडिंग में 3.5 बैंड चाहिए होंगे। अगर आपकी C और D लेवल की जॉब का एक्सपीरियंस है और आप कनाडा में एम्प्लॉयर के साथ आके 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस करते हो, या आप किसी और प्रोविंस से अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट है और आप मूव करते हो नोवा स्कोशिया में और आपको पोजीशन जो है वो C या D लेवल की मिलती है, तो ये आपको स्कोर चाहिए होगा। और अगर आप इंडिया से आते हैं 1 साल का एक्सपीरियंस लेके 0A या B लेवल जॉब का, तो आपको बैंड स्कोर क्या चाहिए होगा, आइल्स जनरल में लिसनिंग में 5, राइटिंग में 5, स्पीकिंग में 5 और रीडिंग में 4। तो ये हर मॉड्यूल के बैंड्स आपको चाहिए होंगे चारों में। इससे कम स्कोर आपका अगर किसी भी मॉड्यूल में रह जाता है तो आप इस स्ट्रीम में अप्लाई नहीं कर सकते। स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम का बता दिया। अब ऑक्यूपेशन इन डिमांड स्ट्रीम क्या कहता है, तो उसमें बाकी सारी कंडीशन सेम है जो मैंने पीछे बता दी। आपकी फुल टाइम जॉब ऑफर वाली, आपकी एज कंडीशन और आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस। जो भी ऑक्यूपेशन इन डिमांड में पोजीशंस आती हैं जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हो,
उस जॉब पोजीशन पे आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस पीछे आपके कंट्री का होना चाहिए। तो अब ऑक्यूपेशन इन डिमांड में पोजीशंस कौन कौन सी आती हैं? इसमें आपकी पोजीशन आ जाती है नर्स एड की, फूड सर्वर की, फूड काउंटर अटेंडेंट की, क्लीनर की, ट्रक ड्राइवर की, हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर की और कंस्ट्रक्शन वर्कर की। ये जो मैंने सारी जॉब्स आपको बता दी हैं, अगर इनमें से कोई भी जॉब आपने इंडिया में 5 साल में पिछले में 1 साल कर रखी है तो आप क्या है ऑक्यूपेशन इन डिमांड स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको आईएलटीएस जनरल में क्या स्कोर चाहिए होगा वो मैं बता देता हूँ। उसमें आपको लिसनिंग में 4.5, राइटिंग और स्पीकिंग में 4 और रीडिंग में 3.5 ये स्कोर आपको चाहिए होगा हर मॉड्यूल में ऑक्यूपेशन इन डिमांड में अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपके पास ये स्कोर है आईएलटीएस जनरल में और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है इन प्रोफेशंस में से किसी भी प्रोफेशन में, तो आप ऑक्यूपेशन इन डिमांड स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद का क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर आपको नॉमिनेशन मिल गई है तो फिर आप फेडरल पीआर के लिए अप्लाई करोगे, और जब आपको फेडरल पीआर मिल जाती है साल, 1.5 साल या 2 साल जितना भी टाइम लगता है, तो आपने प्रोविंस को इन्फॉर्म करना है। तो आपने उनको अपनी कन्फर्मेशन ऑफ पीआर भेजनी है, अपनी पासपोर्ट की फ़ोटो भेजनी है, अपना ईमेल एड्रेस और जिस एड्रेस पे आप आ रहे हैं वो आपको अपनी प्रोविंस के साथ अपडेट करना होता है। अब पीएनपी की कुछ और कंडीशंस पे आता हूँ। अगर आपने पीएनपी में फ़ाइल लगाई हुई है तो आपको अपडेट करनी है ये चीज़ें। अगर आपका मैरिटल स्टेटस चेंज होता है तो आपको पीएनपी में वो चीज़ अपडेट करनी है, नहीं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रद्द हो सकती है। अगर आपका मैरिटल स्टेटस चेंज हुआ है वो आपको अपडेट करना है। अगर आपका जॉब ऑफ़र वैलिड नहीं रहा तो आपको वो चीज़ अपडेट करनी है, और अगर आप एम्प्लॉयर चेंज कर लेते हो तो आपको पीएनपी में वो अपडेट चीज़ें करनी है। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि ये चीज़ें आप ना ही चेंज करें, मतलब इन चीज़ों को आप अपनी जो लाइफ है उसमें ना ही चेंज करें, ना आप अपना एम्प्लॉयर चेंज करें। अगर हो सके तो अपना मैरिटल स्टेटस वही रखें। हो सकता है मैरिटल स्टेटस का इतना इशू नहीं होता, लेकिन अगर आप एम्प्लॉयर चेंज करते हैं तो आपकी पीएनपी जो है वो विड्रॉ हो सकती है। इसकी आगे कंडीशन ये होती है कि अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होगी तो आप कोई अपील नहीं कर सकते। अगर रिफ्यूज़ल है तो फाइनल रिफ्यूज़ल है, इसमें कोई अपील नहीं होती। ऑक्यूपेशन इन डिमांड स्ट्रीम जो है वो हर 3 साल के बाद अपडेट होती रहती है। अगर उनकी लेबर डिमांड्स मीट हो जाएं किसी भी प्रोफेशन में, मान लीजिए नर्सिंग में हो गई या उनकी ट्रक ड्राइवर में हो गई, जहाँ तो वो प्रोफेशन हटा देंगे या वो ये सारी स्ट्रीम ही ख़त्म कर देंगे अगर उनको लगा कि हमारे पास जितने हमें कैंडिडेट्स चाहिए थे वो पूरे हो गए। तो हर 3 साल के बाद ये एवेलुएट करते हैं, तो इस प्रोग्राम को एक्सटेंड भी कर सकते हैं और क्लोज़ भी कर सकते हैं ऑक्यूपेशन इन डिमांड स्ट्रीम को। और पीएनपी में जो प्रोविंस होती है उसके पास राइट होता है कि वो आपकी नॉमिनेशन को किसी भी टाइम पे कैंसिल कर सकते हैं अगर उनको पता चल जाए कि आप एलिजिबल नहीं रहे इस पीएनपी के लिए। मैंने बता दिया है कि आपने अगर एम्प्लॉयर चेंज कर लिया या आपका जॉब ऑफ़र वैलिड नहीं रहा और उनको पता चल गया तो वो किसी भी टाइम पे आपकी पीएनपी को ख़त्म कर सकते हैं, आपकी नॉमिनेशन को रद्द कर सकते हैं। इसमें जब आप पीएनपी में अप्लाई करते हो तो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं पिछले 3 महीने की, जो कि आपकी पिछले 3 महीने के बैलेंसेस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री शो करते हो। तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी लगेगा जिसमें देखा जाएगा कि आपके पास कितना फिक्स्ड डिपॉजिट है और अगर आप उसको टाइम से पहले विड्रॉ करते हो तो उसके ऊपर क्या कंडीशंस हैं। तो ये चीज़ आपकी प्रूफ ऑफ फंड्स में लगती है। और कितने फ़ंड्स आपको चाहिए ये आप नोवा स्कोशिया की या इमिग्रेशन की वेबसाइट पे या आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। ये डिफ़र करता है आपकी फैमिली साइज़ के हिसाब से। अगर आपका फैमिली साइज़ 2 पर्सनस का है या 3 का है या 4 का है तो उस हिसाब से आपको सेटलमेंट फ़ंड्स चाहिए होते हैं, तो ये आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो इसमें एक और कंडीशन ये है कि आपकी जो ईयरली इनकम है इंडिया में वो कनाडा की लो इनकम कट ऑफ से नीचे नहीं होनी चाहिए, उससे ऊपर होनी चाहिए, नहीं तो आपको क्या है इस पीएनपी में नॉमिनेशन नहीं मिलेगी। तो एक मेन चीज़ पे अब आता हूँ जो बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड भी होता है। अगर आपको कोई लॉयर या कोई भी कंसल्टेंट इंडिया में ये बोलता है कि मैं किसी भी एजेंसी से, जो भी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है या किसी भी एम्प्लॉयमेंट फर्म से मैं आपको जॉब लेटर लेके दे दूंगा, तो ये वैलिड नहीं है। आपको जो भी जॉब ऑफ़र है वो डायरेक्ट एम्प्लॉयर से मिलनी चाहिए। आपके जॉब ऑफ़र के ऊपर डायरेक्ट कंपनी की स्टैंप होनी चाहिए या एम्प्लॉयर की स्टैंप होनी चाहिए। किसी भी फ्रेंचाइजी से या जिस भी कंपनी से आपको जॉब ऑफ़र हो रही है, तो किसी भी थर्ड पार्टी से आप जॉब ऑफ़र नहीं ले सकते। आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयर के साथ जो आपकी जॉब ऑफ़र होनी चाहिए। तो इस फ्रॉड से बचिए। तो जिस भी एम्प्लॉयर से आपको कोई भी लॉयर या कंसल्टेंट आपको जॉब ऑफ़र लेटर लेके दे रहा है
तो आपको चेक करना है, उनको गूगल पे जाके सर्च करना है या उनसे कांटेक्ट करना है, तो अपना पूरा वेरीफाई करके फिर अपने लॉयर या कंसल्टेंट को पैसे देना है। नहीं तो ये फ्रॉड बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मुझे अक्सर ही मैसेज आते रहते हैं कि हमें यहाँ से जॉब ऑफ़र दिलवाया जा रहा है, हमें इस कंपनी से जॉब ऑफ़र दिलवाया जा रहा है। तो इस चीज़ को ख़ास ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लोगों को पता होता है कि आपको ज़रूरत है, तो वो कहीं से भी नकली आपको जॉब ऑफ़र बनवा के दे देते हैं। ज़रूर इस चीज़ को वेरीफाई करिएगा, एम्प्लॉयर को देखिएगा, गूगल पे सर्च करिएगा और देखिएगा कि उनका जो बिज़नेस है वो क्रेडिबल है या नहीं है, और उनसे कांटेक्ट कीजिएगा। और अगर आपका वहाँ प्रोविंस में या वहाँ सिटी में कोई रहता है या आप किसी को ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, तो उनसे पूछिएगा कि ये चीज़ रियल है या नहीं है। ऐसे ही किसी जॉब ऑफ़र के ऊपर आप बिलीव नहीं करना है आपको, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड होता है। अब लास्ट में मैं आता हूँ कि अगर आपके एम्प्लॉयर को आपको हायर करना है तो उसके लिए क्या कंडीशंस है। ऐसे ही कोई एम्प्लॉयर आपको हायर नहीं कर सकता है। पहली कंडीशन ये है कि उसके पास LMIA होनी चाहिए, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, उसको लेनी पड़ेगी सर्विस कनाडा से, कैनेडियन गवर्नमेंट से। तो या तो लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट ले दे कि हाँ मुझे फॉरेन वर्कर को हायर करना है, या दूसरी कंडीशन ये है कि उसको अपनी 3 एडवर्टाइजमेंट्स देनी पड़ेंगी 6 महीने तक, उससे पहले कि वो आपको जॉब ऑफ़र कर सके। इसकी आगे और भी कंडीशंस होती हैं, तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन इसकी मेन कंडीशन यही होती है कि 3 एडवर्टीज़मेंट्स उसे अपनी देनी पड़ेंगी, 6 महीने तक वो एडवर्टीज़मेंट्स रहेंगी, और 6 महीने के बाद एडवर्टीज़मेंट्स के वो शो कर सकता है कि मुझे एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिला, मैंने इंटरव्यूज़ कंडक्ट की, और कुछ भी वो शो करेगा, और उसके बाद वो आपको जॉब ऑफ़र कर सकता है। उससे पहले वो आपको जॉब ऑफ़र लेटर नहीं दे सकता है। तो ये उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि मुझे एलिजिबल कैंडिडेट कनाडा से नहीं मिला, इसीलिए मैं फ़ॉरेन वर्कर को हायर करना चाहता हूँ। और उसके बाद आपको पता है लास्ट स्टेप्स क्या होंगे। वो आपको जॉब ऑफ़र लेटर देगा, आप अपने फॉर्म्स फिल करोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे और PNP के लिए अप्लाई कर दोगे। उसके बाद आपको नॉमिनेशन आएगी PNP की, उसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और उसके बाद आप फेडरल PR अप्लाई कर दोगे, और लास्ट में आपको फेडरल PR अपनी मिल जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस था नोवा स्कोशिया की 2 PNPs का। यहाँ मैं आपको बता दूं कि PNP का प्रोसेस मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ इस वीडियो में, तो आपको समझ आ गया होगा पूरा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स का सेटअप क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है शुरू से लेके एंड तक। तो होपफुली मैंने ये आपको वीडियो में क्लियर कर दिया होगा। और वीडियो को शेयर करें अगर आपको लगता है कि किसी के लिए भी बेनिफिशियल होने वाली है। वो ऑक्यूपेशन इन डिमांड में अपनी फ़ाइल लगा सकते हैं। आपके रिलेटिव हैं, आपके फ्रेंड है जिनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो कनाडा मूव करना चाहते हैं, उनका स्कोर नहीं बन रहा है और वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस प्रोविंस पे वीडियो चाहिए। और मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।